ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप भी टॉपिक से यहाँ पर रिलेट कर पाओ। तो हमने पढ़ा था फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटर्स कौन होते हैं, ऐसी बॉडीज होती हैं जो कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करती हैं। और उनको रेगुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो हमारा जनरल पब्लिक का पैसा ही यूज करता है। तो इसीलिए जो हमारा पब्लिक है, ठीक है, उनका पैसा सेफ रहे, हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको रेगुलेट करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये जो बॉडीज होती हैं वो ही इनको रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, तो दो हमने इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ा था, एक हमारा आरबीआई था और एक हमारे यहाँ पर सेबी था। ठीक है, तो जो आरबीआई है वो मेनली हमारा बैंकिंग सेक्टर और जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कि बैंक जैसा ही काम करते हैं उनको रेगुलेट करने का जो है काम करता था। और जो सेबी था वो हमारा यहाँ पर सिक्योरिटीज मार्केट, जहाँ पर हम शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, परचेज करते हैं, वहां पर उसको जो है रेगुलेट करने का काम करता था। क्लियर है आपको? ऐसे ही हमारे और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर पब्लिक अपना पैसा इन्वेस्ट करती है और उनको रेगुलेट करने की भी यहाँ पर जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो नेक्स्ट रेगुलेटर हमारे यहाँ पर देखो क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नाम से आपको पता लग गया होगा, ये हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को जो है रेगुलेट करता है। जैसे कि आप लोग को पता है कि जो हमारा फ्यूचर होता है वो असर्टेन होता है, हमें नहीं पता होता कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है। ठीक है, और फ्यूचर में कुछ ऐसे इवेंट्स भी हो जाते हैं जिनकी वजह से हमें लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए लोग क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि फ्यूचर में जाकर अगर उन्हें लॉस होता है तो उनका लॉस जो है कुछ हद तक यहाँ पर कम हो जाए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उसको उनको जो है कंपनसेट कर देती है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है वहां पर भी पब्लिक जो है बहुत सारा पैसा जो है यहाँ पर इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो और जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स का मेन काम क्या होता है कि जो जहां पर भी पब्लिक का पैसा लगा हो, ठीक है, कंट्री का पैसा लगा हो, उसको कंट्रोल करना ताकि वो पैसा सेफ रहे। ठीक है, उसका कोई मिस यूज यहाँ पर ना हो। तो इसीलिए इंश्योरेंस सेक्टर को भी रेगुलेट करना यहाँ पर जरूरी था, क्योंकि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रहे हैं लोग उनको किसी तरह के यहाँ पर लॉस ना हो। तो उसको रेगुलेट करने के लिए हमारी यहाँ पर बॉडी बनाई गई थी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इस सेक्टर को रेगुलेट करती थी। क्लियर है? इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती थी, जिसके अंदर जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर में जो भी कंपनीज आती थी, इंटरमीडिएरीज आती थी, वो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती थी। अगर वो फॉलो नहीं करती थी तो उनको जो है पेनल्टी भरनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये रेगुलेट करने का यहाँ पर काम करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सबसे पहले देखो, ये जो बॉडी थी उसको बनाया गया था अप्रैल 2000 में। ठीक है, 2000 में ये बन गई थी और इसने काम करना अपना स्टार्ट कर दिया था। और इसको बनाने के लिए हमारा IRDA एक्ट, ठीक है, जो हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसको हम शॉर्ट में IRDA भी कहते हैं। तो IRDA एक्ट 1999 जो है यहाँ पर पास किया गया था। ठीक है, तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है कि सेटअप हुई थी 2000 को, उसको करने के लिए जो एक्ट पास किया गया था वो हमारा 1999 में पास किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, द IRDA वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रेगुलेट एंड डेवलप द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इन इंडिया। तो जितने भी हमारे इंश्योरेंस सेक्टर के बिजनेस है, चाहे वो इंश्योरेंस के हो चाहे री इंश्योरेंस के हो, ठीक है, उनको रेगुलेट करना मेन काम था इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द IRDA टू फोल्ड। जो हमारा यहाँ पर IRDA को डेवलप करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो हमारा यहाँ पर टू फोल्ड था, यानी कि ये दो काम करता था। मेनली इसके दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला देखो क्या था, पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन। जो भी लोग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, जो जनरल पब्लिक अपना पैसा लगा कर इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीद रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना कि उसको किसी भी तरह के यहाँ पे लॉस ना हो। साथ के साथ इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के साथ साथ हेल्थी ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस मार्केट, जो हमारी इंश्योरेंस मार्केट है उसकी ग्रोथ करना भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। क्लियर है? तो इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव थे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर मल्होत्रा कमेटी। ठीक है, अब ये जो मल्होत्रा कमेटी थी इसकी रिकमेंडेशन पे ही हमारा जो है IRDA जो है वो बनाया गया था। इन्होंने ही यहाँ पर रेकमेंड किया था कि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए, और इनकी रिकमेंडेशन के ऊपर ही हमारी जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को यहाँ पर बनाया गया था। क्लियर है? तो इसके ऊपर MCQ बनना ही बनना है कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे IRDA जो है वो बनाया गया था। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कैसे कब बनी थी। ठीक है, और इसने कौन कौन सी यहाँ पर रिकमेंडेशन दी वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले देखो 1993 में ये जो है कमेटी इसको बनाया गया था, और इसके हेड कौन थे, हमारे RN मल्होत्रा। ठीक है, इसके हेड कौन थे, हमारे यहाँ पर RN मल्होत्रा। अब इस कमेटी को अपॉइंट किस लिए किया गया था, तो यहाँ पर देखो वॉज अपॉइंटेड टू एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड रेकमेंड चेंजेस। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या था, जो हमारा एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस सेक्टर था उसको प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करना कि हमारा इंश्योरेंस सेक्टर कैसे काम कर रहा है, और अगर
कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो उस चेंजेस को करने के लिए यहाँ पर सजेशन देने, ताकि उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करके हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको यहाँ पर अच्छा बना सके। ठीक है, तो आपको डिटेल्स क्या क्या याद रखनी है, सबसे पहले डेट याद रखनी है कि कब बनाया गया था, 1993 में। ठीक है, और किनके हेड, इनके हेड कौन थे, चेयरमैन कौन थे जिन्होंने हेड किया था इस कमेटी को, RN मल्होत्रा। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अब इसकी रिकमेंडेशन थी क्या थी, इन्होंने क्या क्या यहाँ पर सजेशन दिए थे इंश्योरेंस सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए। तो पहला देखो, इन्होंने स्ट्रक्चर को लेकर रिकमेंडेशन की थी, जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे कि उसमें कितना यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, कितना पब्लिक सेक्टर का है। ठीक है, उसको यहाँ पर चेंज करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन दी थी। पहला देखो क्या है, गवर्नमेंट स्टॉक इन द इंश्योरेंस कंपनी टू बी ब्रॉट डाउन 50%। यानी कि देखो, जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है, इन्होंने रेकमेंड किया कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उनका जो कंट्रोल है इंश्योरेंस सेक्टर में, यानी कि उन्होंने जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी को ओन किया हुआ है उसको कम करके वो 50% ले आए। यानी कि टोटल 100% इंश्योरेंस सेक्टर में जो गवर्नमेंट की कंट्रोल हो, गवर्नमेंट की ओनरशिप हो, वो सिर्फ यहाँ पर 50% हो, उससे ज़्यादा ना हो। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी यहाँ पर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो है मौके दिए जाने चाहिए। उसके बाद देखो, गवर्नमेंट शुड टेक ओवर द होल्डिंग ऑफ GIC। ठीक है, GIC मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और उसकी जो सब्सिडरीज है, उनकी 4 सब्सिडरीज थी, उनको टेक ओवर कर लेना चाहिए। ठीक है, ताकि वो जो है प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट के अंडर जो है काम कर सके। तो टेक ओवर करने का यहाँ पर जो है रिकमेंडेशन दी गई थी। नेक्स्ट देखो, ऑल द इंश्योरेंस कंपनी शुड बी गिवन ग्रेटर फ्रीडम। यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनीज अभी चल रही हैं, गवर्नमेंट को उनके ऊपर ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लगाने चाहिए, उनको फ्रीडम देनी चाहिए ताकि वो खुल के काम कर सके और उनका भी ग्रोथ हो, हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री का भी यहाँ पर ग्रोथ हो। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पर कंपटीशन से रिलेटेड भी यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई थी, सजेशन दिए गए थे। तो कंपटीशन देखो क्या होता है, देखो जनरली देखो, जब भी किसी सेक्टर में कंपटीशन बढ़ता है ना, तो उसकी क्वालिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे मान लो पहले कोई इंश्योरेंस सेक्टर में अगर एक ही पर्सन हो, ठीक है, तो उसको अपने आप में इंप्रूवमेंट करने की कोई भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं महसूस होती, ना ही वो इम्प्रूव करता है। पर जब कंपटीशन आ जाता है ना, सामने उससे कोई लड़ने वाला पर्सन आ जाता है, तो वो इम्प्रूव करने की कोशिश करता है कि मैं सामने वाले से अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पर बनाए। तो इन्होंने कहा था कि कंपटीशन को भी यहाँ पर हमें बढ़ाना चाहिए, ताकि जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है उसकी यहाँ पर ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया, इन्होंने पहला जो कंपटीशन से बढ़ाने के लिए कहा गया कि जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है ना, उनको मिनिमम 100 करोड़ पेड अप कैपिटल कर देनी चाहिए। मतलब कि अगर कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, वो इंश्योरेंस कंपनी खोलना चाहती है, तो उसकी जो मिनिमम कैपिटल है वो 100 करोड़ कर देनी चाहिए, ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा कैपिटल होगी, मिनिमम कैपिटल होगी, तो कम लोग इंश्योरेंस कंपनीज खोलेंगे, जिसकी वजह से कंपटीशन यहाँ पर कम होगा और यहाँ पर जो है ग्रोथ नहीं हो पाएगी। उसके बाद, नो कंपनी शुड बी डील इन बोथ लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो दो तरह की हमारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी होती है, लाइफ और जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने रेकमेंड किया कि कोई भी कंपनी है वो दोनों काम नहीं कर सकती। यानी कि अगर कोई कंपनी इंश्योरेंस कंपनी खोलती है, या तो वो लाइफ इंश्योरेंस बांट सकती है, बेच सकती है, या फिर वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती। उसके बाद देखो, फॉरेन कंपनीज को भी अलाउ कर देने के लिए बोल दिया गया कि जो हमारी मल्होत्रा कमेटी, उन्होंने कहा कि जो फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहती है, उनको भी यहाँ पर जो है मौका दिया जाना चाहिए और उनको इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पर छूट देनी चाहिए। ठीक है, पर हाँ, एक कंडीशन थी इसके साथ, अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी खोलना चाहती है, तो उसको किसी डोमेस्टिक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। यानी कि वो सिंगल एंटिटी बन के, मतलब खुद ही सिंगली यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ओपन नहीं कर सकती। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब FDI होती है, जब बाहर से कोई पर्सन हमारे इंडिया में जो है इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसकी एक लिमिट थी। मतलब कोई भी जो कंपनी है वो इंश्योरेंस सेक्टर में 100% इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो डोमेस्टिक कंपनी के साथ में मिलकर यहाँ पर कंपनी खोली जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस शुड बी अलाउड टू ऑपरेट इन रूरल मार्केट। ठीक है, जो हमारा रूरल एरियाज है, ठीक है, वहां पर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को अलाउ कर देना चाहिए, इन्होंने सजेशन दिया था। नेक्स्ट देखो, ओनली वन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शुड बी अलाउड टू ऑपरेट इन ईच स्टेट। यानी कि जो कोई भी अगर स्टेट है, ठीक है, कोई भी स्टेट है, वहां पर सिर्फ एक ही ऐसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होनी चाहिए जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट की ऑनरशिप हो, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एन इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी शुड बी सेटअप, एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी जो है यहाँ पर बनानी चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करेगी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी यहाँ पर जो है सजेशन दिए गए थे। जैसे कि आप लोग को पता है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी जब इंश्योरेंस कंपनी बेचती है, तो पब्लिक उसके अगेंस्ट प्रीमियम पे करती है, पैसा देती है। ठीक है, अब जो इंश्योरेंस कंपनी है उस पैसे को अपने पास थोड़ी रखती है,
उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है, ठीक है, ताकि उससे वो रिटर्न कमा पाए, क्योंकि पड़े पड़े पैसे की तो वैल्यू कम हो गई, ठीक है। पब्लिक ने जो पैसा दिया है, इंश्योरेंस कंपनी जो है उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है और उसी से वो जो है यहाँ पर अपना प्रॉफिट कमाती है, ठीक है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट करेगी, वो जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, तो उससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस यहाँ पर दी गई थी। पहली देखो क्या है, मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट ऑफ LIC फंड्स, यानी कि गवर्नमेंट ने ये जो हमारी LIC कंपनी है, ठीक है, उसको उसके लिए मैंडेटरी किया था कि उसको अपने टोटल फंड्स का 75% जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करनी है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है ना। तो इन्होंने कहा था कि वो जो 75% का कोटा है ना, उसको कम करके 50% कर दो, यानी कि अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को थोड़ा और हाथ उसके खोल दो कि वो अलग अलग सेक्टर में यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। तो 75 से कम करके उसको 50% यहाँ पर कर देना चाहिए। साथ के साथ जो हमारे GIC और इट्स सब्सिडरीज है, जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है और उसकी जो सब्सिडरीज है, वो किसी भी कंपनी में मैक्सिमम 5% तक ही जो है शेयर्स ले सकती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आर नॉट टू होल्ड मोर देन 5% इन एनी कंपनी, यानी कि किसी भी कंपनी में 5% से ज्यादा वो शेयर्स नहीं खरीद सकती, 5% से ज्यादा उसकी हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखो कस्टमर सर्विसेज को भी बढ़ाने के लिए यहाँ पर रिकमेंडेशन की थी, क्योंकि देखो किसी भी सेक्टर में जो कस्टमर होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बिना उस सेक्टर की ग्रोथ यहाँ पर डिपेंड हो ही नहीं सकती। तो कस्टमर सर्विसेज को भी यहाँ पर अच्छा बनाने के लिए जो है कई रिकमेंडेशन दी गई थी। पहला देखो क्या है, LIC शुड पे इंटरेस्ट ऑन डिलेज पेमेंट बियॉन्ड 30 डेज, यानी कि अगर LIC ने कोई भी पेमेंट करनी है, कोई क्लेम की पेमेंट करनी है कस्टमर को, ठीक है, और उसकी पेमेंट जो है 30 दिन से ज्यादा डिले हो जाती है, तो उस केस में LIC को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कस्टमर को, ताकि कस्टमर को ज्यादा यहाँ पर तकलीफ ना हो, क्योंकि उसे पता है कि डिले भी हो रहा है तो उसको इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो हमारे यूनिट लिंक्ड पेंशन प्लान्स है, जिसमें हमारे जो पेंशन के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट करने का भी ऑप्शन मिलता है, उसे यहाँ पर बढ़ावा देने की यहाँ पर जरूरत है। साथ के साथ कंप्यूटराइजेशन भी करनी चाहिए, जो हमारे बिजनेस इंश्योरेंस कंपनी जो काम करते हैं वो आप कंप्यूटर की हेल्प से कर रहे हैं, ताकि जो सर्विस क्वालिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ IRDA है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है हमारा RDA का, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको चीज बता दूं, कहीं कहीं पे ना आपको आई दिख रहा होगा, तो आपको घबराना नहीं, इसका मतलब हमारा IRDA है, आई का मतलब है इंडिया, ठीक है। तो दोनों ही नेम सेम ही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सबसे पहले IRDA इज हेडेड बाय फुल टाइम चेयरमैन। फुल टाइम चेयरमैन का मतलब जो RDA का चेयरपर्सन होगा वो फुल टाइम बेसिस पे अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट देखो 5 होल टाइम मेंबर्स होने चाहिए, चेयरपर्सन के अलावा 5 और मेंबर जो है वो यहाँ पर फुल टाइम बेसिस पे अपॉइंट किए जाने चाहिए, और 4 यहाँ पर जो है पार्ट टाइम मेंबर्स होने चाहिए। टोटल यहाँ पर हमारे कितने होने चाहिए, 10 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें से एक चेयरमैन और 5 जो है हमारे परमानेंट बेसिस पे होंगे, होल टाइम बेसिस पे होंगे, और 4 हमारे क्या होंगे यहाँ पर पार्ट टाइम बेसिस पे होंगे, जिनको अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर गवर्नमेंट है वो यहाँ पर इन मेंबर्स को अपॉइंट करेगी। तो इस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है कि RDA में जो भी ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, हमारा गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पे ड्यूटी पावर्स एंड फंक्शंस, ठीक है। अब जो हमारा RDA है उनकी ड्यूटीज क्या है, पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, उनके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को मेन काम पता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा यहाँ पर RDA को बनाने का, जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है उसको रेगुलेट करना, प्रमोट करना एंड डेवलप करना, ठीक है। अब उसको करने के लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो RDA को परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो वो हम एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखो इशूइंग द एप्लीकेंट अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप लोग को पता है कि जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी है, नॉर्मल कंपनी भी होती है, जब वो स्टार्ट होती है तो उसे रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी होती है, ठीक है। तो जो रजिस्ट्रेशन के लिए बॉडी है वो हमारी क्या है यहाँ पर RDA, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी जब भी स्टार्ट होंगी तो उन्हें RDA के अंडर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ उसमें किसी भी तरह का अगर चेंज आता है, मॉडिफाई करने का काम भी RDA करता है, और अगर जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती है, तो उसको कैंसिल भी कौन करता है, हमारा RDA। मतलब कि रजिस्ट्रेशन करने से लेकर जो उसको कैंसिल करने तक सारा का सारा काम हमारा कौन करता है, RDA। उसके बाद देखो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ अ पॉलिसी होल्डर। जो हमारा पॉलिसी होल्डर है उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। जो भी उसने इंश्योरेंस ली है, पैसा इन्वेस्ट किया है, उसको सेफ रखना ताकि उसको किसी भी तरह के यहाँ पे लॉस ना हो। उसके बाद स्पेसिफाइंग क्वालिफिकेशन, कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर इंटरमीडिएरी, ठीक है। तो इंटरमीडिएरी बेसिकली कौन होता है, जो हमारा इंश्योरेंस कंपनी और यहाँ पर जो हमारी कस्टमर होते हैं उनके बीच में लिंक के तरीके से काम करता है, और उनके बीच में जो है डीलिंग
करवाना। ठीक है, तो जो आरडीआई है वो यहाँ पर स्पेसिफाई करता है कि जो इंटरमीडिएट है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। ठीक है, साथ के साथ उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर पाए, क्योंकि वो अच्छे तरीके से काम करेगा तो इंश्योरेंस कंपनी और जो कस्टमर उनके बीच में डीलिंग अच्छी होगी और हमारे जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो यहाँ पर डेवलप होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो भी हमारी इंश्योरेंस सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड है उनको प्रमोट करना, उनकी डेवलपमेंट करनी। ठीक है, साथ के साथ उनको रेगुलेट भी करना, मतलब कि डेवलपमेंट तो करनी है, साथ के साथ उसको रेगुलेशन करने का भी काम किया जाना चाहिए ताकि वो पब्लिक के लिए काम करे, हमारी कंट्री के लिए काम करे, अपने ज़्यादा अपने बेनिफिट के बारे में ना सोचे ताकि लोगों को यहाँ पर किसी भी तरह का नुकसान ना हो। ठीक है, तो उनको डेवलप करना और उनको यहाँ पर रेगुलेट करने का काम करता है हमारा आरडीआई। क्लियर है। उसके बाद देखो इस इंस्पेक्शन। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि रेगुलेशन करनी जरूरी है। ठीक है, आरडीआई जो है वो समय समय पे रेगुलेट करता है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो इंस्पेक्शन करेगा इन कंपनीज की, क्या ये सही तरीके से काम कर रही हैं कि नहीं। ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पे जो आरडीआई है वो इंस्पेक्शन भी करता रहता है इन ऑर्गेनाइजेशन की कि ये प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही हैं कि नहीं। क्लियर है। अगर कहीं पे कोई रूल्स की वॉयलेशन होती है, कोई रूल को फॉलो नहीं करता है, तो उनको जो है उनको उनको ऊपर जो है पेनल्टी लगाई जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, स्पेसिफाइंग द फॉर्म एंड मैनर इन विच बुक्स ऑफ अकाउंट शेल बी मेंटेन। ठीक है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको बुक्स ऑफ अकाउंट जो है मेंटेन करके रखनी पड़ती है, हर कस्टमर की जो डिटेल है उसको यहाँ पर मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो जो हमारा आरडीआई है वो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज को बताता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट जो है इस फॉर्मेट में जो है मेंटेन करके रखनी है। क्लियर है। उसके बाद रेगुलेटिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बाय इंश्योरेंस कंपनी। अब ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज है वो जो पैसा उनके पास आया वो कैसे इन्वेस्ट करेंगी वो बताने का काम भी कौन करता है, हमारा आरडीआई। ठीक है, वो भी प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया जाता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कहीं गलत जगह पर, रिस्की जगह पर इन्वेस्टमेंट ना कर दे, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा किसका होता है, हमारा पब्लिक का ही तो पैसा होता है। उसके बाद एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंश्योरर्स एंड इंटरमीडियरीज। तो जो हमारे यहाँ पर इंश्योरर होते हैं, जो कंपनीज होती हैं जो इंश्योरेंस करती हैं, और इंटरमीडिएट, उनके बीच में अगर किसी भी तरह का यहाँ पर डिस्प्यूट होता है, उनके बीच में किसी भी तरह का कोई टॉपिक को लेकर जो है झगड़ा होता है, ठीक है, उन दोनों की राय जो है नहीं मिलती है, तो उस केस में उसको सुलझाने का काम भी कौन करता है, हमारा आरडीआई। ठीक है, वो प्रॉपर एडजुडिकेशन यहाँ पर करता है, दोनों की बातें सुनता है और उसके बिहाफ पे जो है फैसला सुनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट, एंटिटीज रेगुलेटेड बाय द आईआरडीए। अब हमें पता है कि ये रेगुलेटर है, अब किन किन एंटिटीज को ये जो है रेगुलेट करता है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जितने भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उसको रेगुलेट कौन करता है, हमारा आईआरडीए। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हो, री इंश्योरेंस कंपनीज हो, एजेंसी चैनल्स हो, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज हो, इन सभी को रेगुलेट हमारा आईआरडीए ही करता है। नेक्स्ट देखो क्या है, ऑन साइट एंड ऑफ साइट सुपरविजन। ठीक है, अब सुपरविजन करना जरूरी है जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है, तभी उनको प्रॉपर तरीके से जो है रेगुलेट किया जा सकता है। रेगुलेट करने के लिए जो आरडीआई वो दो तरीके के जो है यहाँ पर इंस्पेक्शन करता है, सुपरविजन करने के लिए दो तरीके के यहाँ पर इंस्पेक्शन करता है। पहला देखो क्या है, ऑन साइट इंस्पेक्शन, दूसरा क्या है, ऑफ साइट इंस्पेक्शन। ठीक है, जो ऑन साइट इंस्पेक्शन होती है, ठीक है, ये करता है आरडीआई देखने के लिए कि जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है कि नहीं। ठीक है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसको कहे गए हैं कि आपको काम इस तरीके से करना है, तो क्या उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए ऑन साइट इंस्पेक्शन जो है की जाती है। ठीक है, तो ये जो ऑन साइट इंस्पेक्शन होती है वो जनरली एनुअल बेसिस पे की जाती है, हर साल यहाँ पर की जाती है। इसके लिए जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, ब्रांचेस ऑफिस है, उसमें जा जाके जो आरडीएफ प्रॉपर तरीके से देखते हैं कि क्या सही रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके काम किया गया है कि नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर ऑफ साइट इंस्पेक्शन। अब ये ऑफ साइट इंस्पेक्शन क्या होती है, तो इस इंस्पेक्शन के जरिए जो आरडीआई है वो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का पता लगाती है कि इस समय जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। ठीक है, क्या उसकी फाइनेंशियल हेल्थ इतनी अच्छी है कि वो लोगों का पैसा जो है वो ले सके, यानी कि अपनी पॉलिसीज बेच सके। अगर उसकी जो फाइनेंशियल हेल्थ ठीक नहीं होती है तो उस केस में आरडीआई उसको ठीक करने की यहाँ पर कोशिश करता है। अगर चांसेस नहीं होते हैं तो उस पर जो है उसके लिक्विडेशन के लिए भी यहाँ पर बात की जाती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल हेल्थ का पता लगाना इस
इंस्पेक्शन का मेन मोटिव यहाँ पर जो है होता है। अब ये जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसका आरडीए पता कैसे लगाता है, तो यहाँ पर देखो जो आरडीए है वो जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है उनको प्रॉपर तरीके से चेक करता है, जैसे कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई, बैलेंस शीट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, इन स्टेटमेंट्स को अच्छे तरीके से जो है वो स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं और उससे जो है फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता लगाते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, तो यहाँ पर हमने आरडीए के बारे में पूरा पढ़ लिया है। अगर आपको किसी भी तरह का उसमें डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो हमारा क्या है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, ये जो हमारा पेंशन है ना, जितनी भी पेंशन होती है हमारी कंट्री में, उसको रेगुलेट करने का काम हमारी PFRDA जो है वो करती है। क्लियर है? जैसे कि देख लो, हमें इंश्योरेंस में भी पब्लिक पैसा लगाती है, उसके बाद देखो पेंशन भी करवाती है। जो लोग हैं उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको जो है फिक्स अमाउंट इनकम रिसीव होती रहे, तो उसके लिए वो जो है पेंशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो पेंशन जो सेक्टर है वो भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है हमारा, उसको भी रेगुलेट करना यहाँ पर जरूरी होता है। तो उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, हमारा PFRDA। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं कि स्टैब्लिश कैसे हुई थी। तो यहाँ पर देखो जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो हमारी 2003 में जो है स्टैब्लिश हुई थी, और इसको स्टैब्लिश करने का मेन काम क्या था, प्रमोटिंग, रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग द पेंशन सेक्टर इन द कंट्री। जो हमारा पेंशन सेक्टर है इसको डेवलप करना है, रेगुलेट करना है, ठीक है, ताकि जो हमारे लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पेंशन की फैसिलिटीज़ मिल पाएँ और जब रिटायरमेंट के बाद उनको फंड्स की यहाँ पर कमी ना हो। क्लियर है? तो इसको यहाँ पर मेन काम यहाँ पर था। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, PFRDA कम्स अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो इसके ये किसके ज्यूरिडिक्शन के अंडर आती है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और इसके कहे अनुसार ही जो है ये काम करती है। नेक्स्ट देखो क्या है, फंक्शंस। अब इसके फंक्शंस यहाँ पर क्या होते हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट पेंशन फंड सब्सक्राइबर इंटरेस्ट। ठीक है, तो जिन लोगों ने यहाँ पर पेंशन में इन्वेस्टमेंट किए, जिन्होंने अपना पैसा पेंशन में लगाया है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, यानी कि उनको प्रोटेक्ट करना, उनको किसी भी तरह का यहाँ पर लॉस नहीं होना देना। उसके बाद प्रमोट, रेगुलेट, डेवलप पेंशन फंड्स। जो हमारे पेंशन फंड स्कीम्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर प्रमोट करना है, डेवलप करना है, ताकि हमारा जो पेंशन सेक्टर है वो डेवलप कर सके और हमारी इकोनॉमी भी यहाँ पर डेवलप हो जाए। ठीक है, उसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि हमारी एक कंट्री की इंपॉर्टेंट पेंशन स्कीम है, ठीक है, उसको रेगुलेट कौन करता है, हमारा PFRDA। ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम में जब भी हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें PFRDA के रेगुलेशंस के अनुसार ही यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद देखो जो PFRDA है वो तरह तरह के जो इंटरमीडियरीज हैं, जो कि हमारे पेंशन फंड में जो है काम करते हैं, पेंशन फंड को बढ़ावा देने में काम करते हैं, कस्टमर डीलिंग करते हैं, ठीक है, उनको भी अपॉइंट करने का काम ही हमारा PFRDA होता है। मतलब कि हर कोई यहाँ पर इंटरमीडियरी की तरह काम नहीं कर सकता, कुछ स्पेशल बॉडीज ही होती हैं जिनको PFRDA जो है यहाँ पर अपॉइंट करता है, जो कि इंटरमीडियरी की तरह परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एजेंसी के नेम मेन देखो हमारा क्या है, पेंशन फंड मैनेजर, ठीक है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है हमारी इंटरमीडियरीज की जो कि PFRDA जो है अपॉइंट करता है। नेक्स्ट देखो, अब इनको ट्रेनिंग देने का काम भी हमारा PFRDA ही करता है। जो भी हमारे इंटरमीडियरीज हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कस्टमर के बारे में, उनके जो उन्होंने पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट किया है, ताकि वो वेल इन्फॉर्म्ड रहे और वो भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सके। उसके बाद देखो नेक्स्ट, एजुकेटिंग द सिटीजन्स। जो हमारे देश के सिटीजन्स हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी, जो पेंशन स्कीम्स है उनके बेनिफिट के बारे में बताना, ताकि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो, एनकरेज हो पेंशन फंड में जो है इन्वेस्टमेंट करने में। उनको रियल वैल्यू बताना कि पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट करके उनको क्या बेनिफिट है। उनको तरह तरह के यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से एजुकेशन प्रोवाइड करनी। नेक्स्ट देखो, एड्रेस एनी ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू पेंशन स्कीम। अगर किसी भी तरह के यहाँ पे डिस्प्यूट होता है किसी भी पेंशन स्कीम को लेकर, जो हमारी बॉडीज़ हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं और जो हमारी जनरल पब्लिक है, उनके बीच में अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उसको भी यहाँ पर सॉल्व करना। साथ के साथ जो हमारे इंटरमीडियरीज हैं उनके बीच में अगर किसी भी तरह का यहाँ पर डिस्प्यूट होता है तो इसको सॉल्व करना। ओवरऑल जितने भी डिस्प्यूट हो उसको यहाँ पर सॉल्व करना। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर इंटरमीडियरीज ऑफ PFRDA। तो हमने देखा था कि जो PFRDA है वो कई इंटरमीडियरीज जो है अपॉइंट करता है, जिनकी हेल्प से जो है हमारी पेंशन स्कीम्स को चलाया जाता है। ठीक है, तो उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो इंटरमीडियरी है वो क्या है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। अब ये सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी क्या होती है, ये एक ऐसी एजेंसी होती है जो कि हमारे कस्टमर के जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं, जो कि हमारे नेशनल पेंशन सिस्टम में जो है
एनरोल करते हैं, पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखने का काम हमारा सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी का होता है। ठीक है, तो इसका पहला काम क्या होता है, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना किसके, जो हमारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने नेशनल पेंशन सिस्टम में जो है यहाँ पर एनरोल कराया, रजिस्टर्ड करवाया। उसके बाद देखो इशूइंग परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, तो ये जो है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर भी इशू करता है। देखो जब भी कोई कस्टमर जो है नेशनल पेंशन सिस्टम में रजिस्टर करवाता है, इन्वेस्टमेंट कराता है, उसको एक यूनिक नंबर दिया जाता है जो कि उसी के पास सिर्फ जो है था। वो नंबर कौन देता है, हमारा रिकॉर्ड कीपिंग, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। क्लियर है। नेक्स्ट होगा मॉनिटरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं, ठीक है, उनको मॉनिटर करना, समय समय पर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उनको भी देखना कि ये इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं है, ये भी चेक करना काम हमारा सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी का ही होता है। नेक्स्ट होगा पेंशन फंड मैनेजर। अब ये पेंशन फंड मैनेजर क्या होता है, देखो जो भी पैसा आता है कॉन्ट्रीब्यूशन से, जो भी पैसा आता है, लोग पेंशन में जो भी पैसा डालते हैं, पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जो पेंशन फंड मैनेजर है उस पैसे को मैनेज करने का और इन्वेस्ट करने का काम करते हैं। यानी कि ऐसे सेक्टर्स में उनको कैसे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, कैसे उनको मैनेज करना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा खुद के पास रखना है, ये सारा काम कौन देखते हैं, हमारे यहाँ पर पेंशन फंड मैनेजर। तो यहाँ पर देखो पेंशन फंड मैनेजर इज स्पेशली आर मैंडेटेड टू इन्वेस्ट एंड मैनेज फंड्स ऑफ सब्सक्राइबर, ठीक है, तो ये इन्वेस्ट करते हैं और मैनेज करते हैं फंड्स को। नेक्स्ट देखो मेंटेन बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड फ्लो ऑफ फंड्स, ठीक है, तो जब ये फंड मैनेजर किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना ज़रूरी होती है, ताकि पता लग जाए कि कौन कितना पैसा किस जगह पे जो है इन्वेस्ट किया गया है, ताकि किसी भी तरह का यहाँ पर फ्रॉड ना हो सके। तो रिकॉर्ड मेंटेन करना भी यहाँ पर काम होता है हमारा फंड मैनेजर का। उसके बाद नेक्स्ट हो गया पब्लिक डिस्क्लोजर, ठीक है, अब ये जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है कि पैसा कैसे कहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है, किन पब्लिक के पैसा इन्वेस्ट किया गया है, उसको पब्लिक में पहुंचाना भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। समय समय पे जो है यहाँ पर PFRDA के गाइडलाइंस के अनुसार जो है ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक को प्रोवाइड की जाती है। क्लियर आपको। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसी। अब ये पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसी क्या होती है, तो यहाँ पर देखो ये जो एजेंसी होती है वो लोगों के एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है, यानी कि कोई पर्सन वो नेशनल पेंशन सिस्टम में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो ये जो एजेंसी है वो उनका एप्लीकेशन लेगी, ठीक है, उस एप्लीकेशन को जो है वेरीफाई करेगी और उस एप्लीकेशन के बेस पर उनका अकाउंट ओपन करेगी, यानी कि उनकी रजिस्ट्रेशन करवाने की, ठीक है। तो सारा का सारा काम मतलब एप्लीकेशन लेने से लेकर अकाउंट खोलने तक, वेरीफाई करने तक सारा काम कौन करती है, हमारी यहाँ पर पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसी। जब भी कोई आता है अकाउंट खुलवाने के लिए, ठीक है, तो वो इसके पास जाएगा और ये जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के बाद, KYC डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद उसका अकाउंट जो है वो ओपन कर देंगे। क्लियर है। उसके बाद टू कलेक्ट एंड वेरीफाई NPS कॉन्ट्रीब्यूशन, तो जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन आती है उसको वेरीफाई करने का काम, ठीक है, कलेक्ट करने का काम भी यही करती है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो क्या है, अब मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, ये तो कॉमन चीज है कि जो भी ट्रांजेक्शन होगी उनका यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी होता है, और किसी भी तरह की अगर रिक्वेस्ट आती है, कंप्लेंट आती है, तो उसको भी सॉल्व करने का काम भी हमारा इसी का होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पे ट्रस्टी बैंक, नेक्स्ट इंटरमीडिएरी हमारी कौन सी यहाँ पे ट्रस्टी बैंक। अब ट्रस्टी बैंक देखो क्या होती है, ऐसी बैंक जहां पर, ठीक है, जहां पर जो भी लोग पैसा देते हैं यानी कि कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसा पेंशन फंड में लगाते हैं, ये जो बैंक है ट्रस्टी बैंक इंस्टीट्यूशन, वो जो है उस पैसे को कलेक्ट करती है और उसको जो है अलग अलग ऑफिस तक जो है वो पहुंचाती है। क्लियर है। तो फंड को रिसीव करने का काम कौन करती है, हमारी यहाँ पर ट्रस्टी बैंक। तो यहाँ पर देखो रिसीव फंड्स फॉर NPS फॉर ऑल ओवर द कंट्री वे जोनल एंड रीजनल ऑफिस, ठीक है, तो सब जगह से पैसा ये इकट्ठा करती है। अब इस जो भी इंफॉर्मेशन इसके पास आती है वो जो है उसकी एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रिपोर्ट बनाएगा, जिसमें सभी की डिटेल्स यहाँ पर फुली फर्निश की होगी, ताकि किसी भी तरह के यहाँ पर फ्रॉड ना हो सके। क्लियर है। ट्रांसफर फंड्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, अब जैसे ये फंड्स को रिसीव करने का काम करती है वैसे ही फंड्स को ट्रांसफर करने का काम भी यही करती है, ठीक है, जो जो कस्टमर के क्लेम्स होंगे उनको वो पैसा जो है ट्रांसफर करेगी। तो ये जो है पैसे को रखने का काम करती है, यानी कि रिसीव हुआ तो कलेक्ट करेगी, अपने पास संभाल कर रखेगी, जब भी क्लेम पैसा देना हुआ वापस तो ये पैसा जो है वो वापस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएरीज थे जो कि हमारा PFRDA जो है वो अपॉइंट करता है। तो यहाँ तक जो हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटर का जो टॉपिक था वो यहाँ पर ओवर होता है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो चैट बॉक्स में तो आप जो है यहाँ पर पूछ सकते हो।
फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि हम नेक्स्ट में इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो, द आरडीए एक्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज एन ऑटोनॉमस बॉडी इन बाय पासिंग डैश। ठीक है, कब ये बनाई गई थी और कौन सा यहाँ पर एक्ट इसके लिए पास किया गया था? तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन की गई है, जब हमने पढ़ा था आरडीए के बारे में तब इसके बारे में हमने देखा था कि कब बनाई गई थी, कौन सा एक्ट पास किया गया था। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर देखो हमारा ऑप्शन बी, अप्रैल 2000 में ये बनाई गई थी और इसके लिए एक्ट कौन सा पास किया गया था? आईआरडीए एक्ट 1999। क्लियर है आपको? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, आईआरडीए स्टैंड्स फॉर, जो हमारा आईआरडीए उसकी यहाँ पर फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? तो फटाफट से ऑप्शन देख लेते हैं। इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, आईआरडीए का क्या फुल फॉर्म है यहाँ पर? फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इन 1993 नरसिम्हा कमेटी वाज अपॉइंटेड टू एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड रेकमेंड चेंजेस टू मेक इट मोर एफिशिएंट एंड कम्पिटिटिव। यानी कि जो हमारा इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसको एग्जामिन करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए कौन सी कमेटी यहाँ पर अपॉइंट की गई थी? नरसिम्हा कमेटी। क्या ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है? क्या ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है? तो यहाँ पर देखो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, क्योंकि मल्होत्रा कमेटी जो है इसको काम करने के लिए जो है वो बनाई गई थी। क्लियर है? नरसिम्हा कमेटी तो हमारा जो बैंकिंग सेक्टर था उसको रिफॉर्म करने के लिए जो है वो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ इंस्पेक्शन विच इज कंडक्टेड बाय आईआरडीए। तो हमने देखा था कि जो आईआरडीए वो रेगुलेशन करने के लिए समय समय पे जो इंश्योरेंस सेक्टर में जो कंपनीज है उसकी इंस्पेक्शन करता रहता है। ठीक है, तो आपने बताना इसमें से कौन सी ऐसे टाइप है जो कि आरडीए जो है नहीं परफॉर्म करता। तो वो क्या ऑन साइड इंस्पेक्शन है, या ऑफ साइड इंस्पेक्शन है, या फिर रेगुलेट इंस्पेक्शन है, या फिर नन ऑफ द अबव? तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? क्या वो ऑन साइड इंस्पेक्शन है, या फिर ऑफ साइड, या फिर रेगुलेट, या फिर नन ऑफ द अबव? तो आंसर देखो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ये दोनों हमारी इंस्पेक्शन की टाइप होती है। इस पहली वाली में हम रूल्स एंड रेगुलेशन देखते हैं फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। दूसरी वाली में, ठीक है, ऑफ साइड में हम यहाँ पर चेक करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, तो रेगुलेट इंस्पेक्शन कोई भी यहाँ पे टाइप नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, डैश बॉडी वाज सेटअप विद अ व्यू टू प्रमोटिंग, रेगुलेटिंग, डेवलपिंग द पेंशन सेक्टर इन कंट्री। जो हमारा पेंशन सेक्टर है उसको डेवलप करने के लिए कौन सी यहाँ पर बॉडी बनाई गई थी? क्या वो सेबी है, क्या वो आईडीआई है, या पीएफआरडी है, बोथ बी एंड सी? तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर देखो हमारा ऑप्शन सी। आंसर देखो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, पीएफआरडीए इज अ करेक्ट आंसर। जो सेबी था वो हमारा सिक्योरिटीज मार्केट के लिए बनाया गया था, उसको रेगुलेट करने के लिए। जो हमारा आईआरडीए था वो हमारा यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर को, जो पीएफआरडीए था वो पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट देखो, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर फॉर कस्टमर इज इशूड बाय। जो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है वो कौन इशू करता था? क्या वो हमारा सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, या फिर पेंशन फंड मैनेजर है, या फिर पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसी है? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? कौन सी हमारी एजेंसी है जो कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो है कस्टमर के लिए इशू करती है? तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, जो हमारी यहाँ पे सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, वो जो है यहाँ पर परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो है वो इशू करती है कस्टमर को। तो इसलिए ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक आज का जो हमारा टॉपिक है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटर, वो यहाँ पर खत्म होता है।